हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा रहा हूं, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के इस क्रम में आज मैं आपको यूनिट 4 से एडमंड बर्क पढ़ाने जा रहा हूं। मेरा पिछला वीडियो था इमैनुअल कांट पर। आज का वीडियो है एडमंड बर्क। आज मैं एडमंड बर्क के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं एडमंड बर्क की तरफ। एडमंड बर्क जो था वो ब्रिटेन का था, और इसका जन्म आयरलैंड में हुआ था। आयरलैंड ब्रिटेन का ही एक हिस्सा है, या जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड का ही हिस्सा आयरलैंड है। तो एडमंड बर्क का जन्म आयरलैंड के डबलिन नगर में हुआ था 12 जनवरी 1729 को। 12 जनवरी 1729 को होता है। इसके माता का नाम मेरी होता है, जो एक कैथोलिक थी। पिता रिचर्ड होते हैं, वह वकील होते हैं। रिचर्ड जो थे वो अपना धर्म परिवर्तन करके कैथोलिक धर्म में परिवर्तित हो गए थे, कैथोलिक धर्म को अपना लिया था। एडमंड बर्क की शिक्षा दीक्षा जो होती है वह डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज में होती है। डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज में संपन्न होती है। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। लेकिन बर्क को कानून में कोई रुचि नहीं थी। बर्क इंटरेस्टेड नहीं थे लॉ की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उनके पिता एक वकील होते हैं, और वकील होने के नाते वह यह चाहते थे कि उनका बेटा भी लॉ की डिग्री लेकर एक प्रतिष्ठित वकील बने। तो एडमंड बर्क जो होते हैं वह चले जाते हैं लंदन में। लंदन के मिडिल टेम्पल में वह प्रवेश करते हैं 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में वह लंदन के मिडिल टेम्पल में कानून की शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। मिडिल टेम्पल में कानून की शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी चूंकि कानून में कोई रुचि नहीं होती है, लॉ की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं होती है, तो वह कानून की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कानून की पढ़ाई छोड़कर वह साहित्य का अध्ययन करने लगते हैं। और जब वह साहित्य का अध्ययन करते हैं तो साहित्य का अध्ययन करते करते एक पुस्तक लिख देते हैं। उनकी एक पुस्तक 1756 में प्रकाशित होती है, जो होती है द विंडिकेशन। 1756 में ये उनकी पहली पुस्तक होती है, ए विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी। यह उनकी पहली पुस्तक होती है, ए विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी। यह पुस्तक लिखते हैं, और पुस्तक जब लिखते हैं तो उनको अब एक निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात उसने राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं का संक्षिप्त विवरण देने के लिए एक शब्दकोश तैयार किया। वार्षिक रजिस्टर, एनुअल रजिस्टर तैयार करते हैं। एनुअल रजिस्टर तैयार करते हैं, और इस रजिस्टर से उनको थोड़ी बहुत अर्निंग होने लगती है। एनुअल रजिस्टर तैयार जब करते हैं तो उनको थोड़ी बहुत अर्निंग होने लगती है, यानी कि इससे उनको साहित्य जगत में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है और धन भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी संपर्क स्थापित हो जाता है। और इसी राजनीतिक संपर्कों के कारण 1759 में वह आयरलैंड के एक मंत्री होते हैं। 1759 में आयरलैंड के एक मंत्री होते हैं विलियम हैमिल्टन के सहायक बन जाते हैं। विलियम हैमिल्टन के सहायक बन जाते हैं 1759 में। यह सहायक बन जाते हैं, सहायक असिस्टेंट होते हैं किसके? विलियम हैमिल्टन के सहायक बन जाते हैं। अब जब 1759 में यह विलियम हैमिल्टन के सहायक बन जाते हैं तो 1765 में तत्कालीन प्रधान 1765 में फिर 1765 ईस्वी में उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं विलियम रॉकिंगहैम प्रधानमंत्री होते हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यह प्रधानमंत्री के फिर निजी सचिव बन जाते हैं। बर्क प्रधानमंत्री के निजी सचिव बन जाते हैं।
और जब निजी सचिव बन जाते हैं तो इनका राजनीति में मन उद्वेलित होने लगता है, इंटरेस्टेड होने लगते हैं राजनीति में। यह भी संसद में जाना चाहते हैं, संसद में प्रवेश करते हैं। तो फिर 1765 में फिर एक चुनाव होता है, इंग्लैंड के संसद का चुनाव होता है और उस चुनाव में बकिंघमशायर के वेडोवर सीट से 1765 में यह बकिंघमशायर के बकिंघमशायर के वेडोवर सीट से यह लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। 1765 में यह लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं और जीवन के अंतिम वर्षों तक यह लोकसभा के सदस्य ही बने रहते हैं। यानी कि यह बिग पार्टी से संबंधित रहते हैं, यह बिग पार्टी से संबंधित रहते हैं और बिग पार्टी से संबंधित होने के कारण इनका प्रभाव होता है राजनीति में, इनका प्रभाव होता है, बिग पार्टी का प्रभाव होता है। और बिग पार्टी के सांसद के रूप में यह 1794 ईस्वी तक यह सांसद बने रहते हैं। 1794 ईस्वी तक यह सांसद बने रहते हैं। 1794 में यह अपने सीट से इस्तीफा दे देते हैं और उसकी जगह अपने बेटे रिचर्ड को यह लोकसभा के लिए नामित करते हैं। तो इस तरह से एक सांसद के रूप में रहते हुए इनकी जो मृत्यु होती है वह 1797 ईस्वी में मृत्यु होती है। यानी इनकी मृत्यु जो होती है वह 9 जुलाई 1797 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अपने जीवन काल में बर्क ने बहुत सी किताबों को लिखा और इनके मस्तिष्क के ऊपर, इनके विचारों के ऊपर विभिन्न गतिविधियों का प्रभाव भी पड़ा था। जैसे 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में। तो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव एडमंड बर्क के ऊपर पड़ता है, इनके विचारों के ऊपर पड़ता है और वह फ्रांसीसी क्रांति का विरोध करते हैं, और अपनी मृत्यु तक उन्होंने क्रांति के विरोध में लेखन कार्य उन्होंने किया था। एडमंड बर्क एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे, वह सिद्धांतवेत्ता नहीं थे। उन्होंने किसी सिद्धांत की रचना नहीं की, किसी सिद्धांत को उन्होंने नहीं दिया। समय समय पर उन्होंने भाषण दिया था और लेखन का कार्य किया था। एडमंड बर्क के विचारों के ऊपर अरस्तु, सिसरो, एक्विनास, ह्यूम, एडवर्ड कोक, मिल्टन, मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड रॉकिंघैम का प्रभाव पड़ा था। लॉर्ड रॉकिंघैम का प्रभाव पड़ा था जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। इस तरह से एडमंड बर्क जो होते हैं वह रूढ़िवादी विचारक होते हैं। वह परंपराओं और संस्थाओं को बनाए रखना चाहते हैं, वह किसी प्रकार का उन्मूलन नहीं चाहते हैं। और वह उदारवादी विचारक भी थे क्योंकि उन्होंने व्यक्तियों के लिए भी कार्य किया, व्यक्तियों के हितों के लिए उन्होंने अपने विचार दिए थे। तो इस तरह से एडमंड बर्क एक कुशल राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने सांसद के रूप में कार्य करते हुए अनेक सुधारों के लिए प्रस्ताव दिया था, अनेक प्रकार के सुधार उन्होंने किया था। जैसे कि अमेरिका की जो क्रांति होती है 1774 में, उन्होंने क्रांति पर भी एक पुस्तक लिखी थी और अमेरिका के स्वतंत्रता के लिए भी उन्होंने समर्थन किया था। विभिन्न उपनिवेश जो थे ब्रिटेन के, उपनिवेशों के स्वतंत्रता के लिए भी वह समर्थन करते हैं कि उनको स्वतंत्रता प्रदान किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि एडमंड बर्क ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो जैसा कि एडमंड बर्क की पहली रचना है ए विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, जो 1756 में पब्लिश होती है। इनकी दूसरी रचना है ए फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर्स आइडियाज ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल, यह 1757 ईस्वी में पब्लिश होती है। तीसरी रचना थॉट ऑन द प्रेजेंट डिसकंटेंट्स, यह 1770 में 1770 में पब्लिश होती है, 1770 में पब्लिश होती है। इनकी जो अगली रचना है स्पीच ऑन कांसिलेशन विथ अमेरिका, यह 1775 में पब्लिश होती है। इसमें उन्होंने अमेरिका के संबंध में व्याख्यान दिए हैं। पांचवी रचना है ए स्पीच ऑन अमेरिकन टैक्सेशन, यह 1774 में पब्लिश हुई थी यह पुस्तक उनकी। नेक्स्ट बुक जो है वह है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, 1790 में।
इसमें उन्होंने फ्रांस की क्रांति की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई है वह गलत तरीके से हुई है, अपनी मांग अन्य तरीके से भी पूरी की जा सकती है। तो इस पुस्तक में रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस में उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का आलोचना किया है। नेक्स्ट पुस्तक है एन अपील फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू विक्स, 1791 में पब्लिश होती है। यह इसमें अपील करते हैं, यानी कि अपील करते हैं जो नए भिक्स के लीडर होते हैं उनसे सुधारों के लिए अपील करते हैं। नेक्स्ट रचना जो है ए लेटर्स टू ए नोबल लॉर्ड, ए लेटर्स टू ए नोबेल लॉर्ड, ए लेटर्स टू ए नोबेल लॉर्ड, यह 1796 में पब्लिश होती है। इनकी जो अगली रचना है नवी बुक है थॉट एंड डिटेल ऑन स्केर्सिटी, थॉट एंड डिटेल्स ऑन स्केर्सिटी, यह 1800 में पब्लिश होती है, उनके मरने के बाद पब्लिश होती है। चार्टर्ड राइट्स, यह 1784 में पब्लिश होती है, यह 1784 में पब्लिश होती है। इनकी जो अगली रचना है वह है स्पीच ऑन कांसलेशन विद द कॉलोनीज, 1895 में पब्लिश होती है, यह भी उनके मृत्यु के बाद पब्लिश होती है। इस रचना में उन्होंने जो कॉलोनी है यानी कि कॉलोनीज यानी कि जो उपनिवेश है, उपनिवेशों के संबंध में इन्होंने व्याख्यान दिए हैं, उनकी स्वतंत्रता के संबंध में इसमें व्याख्यान दिए हैं और यह पुस्तक उनकी 1895 में पब्लिश होती है। तो इस तरह से एडमंड बर्क ने विभिन्न पुस्तकों को लिखा। उनमें से उनके विभिन्न रचनाओं में से मैंने आपको कुछ पुस्तकों के बारे में बताया। ये रही एडमंड बर्क की रचनाएं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी पर नोट बना सकते हैं, जो आपको आगे के लिए काम करेगा, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए काम करेगा। आइए अब चलते हैं एडमंड बर्क के राजनीतिक विचारों की तरफ। एडमंड बर्क ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनमें से पहला है समाज, राज्य और शासन। उन्होंने समाज, राज्य और शासन को एक ही माना है, बहुत अंतर उन्होंने नहीं किया है। बर्क ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का खंडन किया है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का खंडन किया है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया है। वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि बर्क ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति या समाज की उत्पत्ति किसी समझौते के द्वारा नहीं होती है, बल्कि उनका क्रमिक विकास होता है। राज्य का या समाज का क्रमिक विकास होता है, वह विकास के क्रम से ही आगे बढ़ता जाता है, विकास के क्रम से आगे बढ़ता जाता है। किसी प्रकार का समझौता नहीं होता है कि मनुष्यों ने समझौता किया और समझौते के द्वारा समाज और राज्य की उत्पत्ति कर ली, बल्कि विकास होता है और बल्कि राज्य का विकास होता है, समाज का विकास होता है और विकास के द्वारा ही वह आगे बढ़ता चला जाता है। उनका ये मानना होता है कि जिस तरह से शरीर का विकास होता है, शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न अंगों का विकास होता है, उसी तरह से राज्य का भी विकास होता है। बर्क राज्य को एक सजीव प्राणी की तरह से मानते हैं, राज्य को यह सावयव मानते हैं। राज्य क्या है? राज्य को यह सावयव मानते हैं, सावयव मानते हैं। वह कहते हैं कि राज्य एक सावयव की तरह से है, एक जीवधारी की तरह से है। जिस तरह से शरीर में विभिन्न परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं, अचानक परिवर्तन नहीं होते हैं, शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है वह धीरे धीरे प्रगति करता है। इसी तरह से उनका मानना है कि राज्य भी धीरे धीरे प्रगति करता है, वह किसी अचानक परिवर्तन का परिणाम नहीं है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि बर्क कहते हैं कि दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित कल्पनाओं के माध्यम से राज्य में अचानक परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि सारे परिवर्तन ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यानी कि इतिहास को ध्यान में, हमें परिवर्तन जब करना है तो इतिहास को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। और बर्क राज्य में या शासन में क्रांतिकारी परिवर्तन का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि नहीं, परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। अचानक हमें किसी संस्थाओं का उन्मूलन नहीं करना चाहिए, अचानक किसी परंपरा का उन्मूलन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बर्क राज्य को विकास का परिणाम मानते हैं, वह सामाजिक समझौते के सिद्धांत का खंडन करते हैं। और इसी तरह से बर्क ने शासन के स्वरूप की दृष्टि से लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का समर्थन नहीं करते हैं। वह लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का समर्थन नहीं करते हैं, लोकतंत्र का समर्थन वह नहीं करते हैं। बर्क कहते हैं
कि जो राज्य लोकतंत्रात्मक पद्धति अपनाते हैं, लोकतंत्रात्मक पद्धति अपनाते हैं, वहाँ पर बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों पर, वहाँ बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग पर अत्याचार किया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग पर अत्याचार किया जाता है। लोकतंत्री शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो बहुसंख्यक का शासन होता है और जो अल्पसंख्यक होते हैं यानी कि बहुमत का शासन होता है, और जो बहुमत में होते हैं वह अल्पमतों पर अत्याचार करते हैं। यही कहना बर्क का भी है कि लोकतंत्री शासन व्यवस्थाओं में जो बहुसंख्यक वर्ग होता है वह अल्पसंख्यक वर्ग पर अत्याचार करते हैं। साथ ही साथ जो जनसाधारण होते हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं होती, उनमें योग्यता नहीं होती है कि वह शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सके, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सके। परंतु वर्ग के इस विचारों के आधार पर वर्ग को हम अलोकतांत्रिक भी नहीं कर सकते हैं, उनको अलोकतांत्रिक भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग चाहते थे कि शासन में किसी एक वर्ग का हित होने के बजाय समस्त जनता का हित हो, शासन में समस्त जनता का हित हो, किसी जनता के किसी एक हिस्से का हित न हो या अधिकांश लोगों का हित न हो, बल्कि पूरी जनता जो है उस जनता का हित हो। अतः इन वर्ग का जो लोकतंत्र है वह अलग प्रकार का है, वह जनता द्वारा न होकर सिर्फ जनता के लिए शासन चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जो शासन किया जाए वह लोकतंत्र के लिए किया जाए, जनता के लिए किया जाए। इस तरह से वर्ग जो होते हैं वह जन संप्रभुता में विश्वास नहीं रखते हैं, वह कहते हैं कि शासन होना चाहिए पूरी जनता के लिए होना चाहिए, जनता का कोई भी हिस्सा शासन के लाभों से अछूता न रहे, शासन के लाभों से अछूता न रहे, यानी कि जनता का कोई भी हिस्सा शासन के लाभों से अछूता न रहे, वह शासन के सभी लाभ लेता रहे, शासन की नीतियों को प्रभावित करता रहे। ऐसा न हो कि शासन में केवल बहुसंख्यक वर्ग का ही प्रभुत्व हो, बल्कि वह यह चाहते थे कि शासन में अल्पसंख्यकों वर्ग का भी प्रभुत्व होना चाहिए। वह यह चाहते थे कि शासन में अल्पसंख्यक वर्ग का भी प्रभुत्व होना चाहिए। तो इस तरह से वह चाहते थे कि जो शासन किया जाए वह समस्त जनता के लिए किया जाए। इस तरह से वह लोकतंत्री शासन व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि उनका लोकतंत्र जो होता है दूसरी तरह का होता है। वह चाहते हैं कि पूरी जनता के लिए शासन किया जाए और पूरी जनता के लिए विधि बनाए जाए, कानून बनाए जाए, सुविधाएं दी जाए, लाभ दी जाए, योजनाएं दिया जाए कि जनता का कोई भी हिस्सा अछूता न रहे। अब आइए चलते हैं वर्ग के स्वतंत्रता संबंधी विचार। स्वतंत्रता दूसरा, वर्ग स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते हैं, वर्ग स्वतंत्रता को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन असीमित स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं होते हैं। वह यह नहीं चाहते हैं कि जनता को असीमित स्वतंत्रता प्राप्त हो। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा सामाजिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं, सामाजिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, बल्कि सामाजिक स्वतंत्रता चाहते हैं, सामाजिक स्वतंत्रता चाहते हैं। इनका मानना है कि अकेली, असंबंधित और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है, यानी कि जो स्वतंत्रता केवल व्यक्ति से संबंधित हो उस स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। वह कहते हैं कि मनुष्य समाज में रहता है, सामाजिक जीवन व्यतीत करता है, तो सामाजिक जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तुलना में सामाजिक स्वतंत्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्ग के अनुसार सामाजिक स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की अपेक्षा सामाजिक यानी कि व्यक्तियों के समूहों के स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। तो वह कहते हैं कि सामाजिक स्वतंत्रता में व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है। सारे व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए वह सामाजिकता को भी ध्यान में रखते हैं। वह यह देखते हैं कि उनकी स्वतंत्रता के उपभोग से पड़ोसियों को कम से कम हानि हो या समाज के सदस्यों को कम से कम हानि हो। वह स्वतंत्रता का उपभोग इस प्रकार करें कि समाज के सभी लोग अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें, किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा पैदा न हो, बाधा उत्पन्न न हो। तो इस तरह से वर्ग के अनुसार स्वतंत्रता जो है वह न्याय का दूसरा रूप है। वर्ग के अनुसार स्वतंत्रता न्याय का दूसरा रूप है। इसको विवेक के अनुसार जाना जाता है, विवेक के अनुसार यानी कि विवेकानुसार इसको जाना जाता है। इसको विवेक के अनुसार जाना जाता है या विवेकपूर्ण कानूनों के माध्यम से जाना जाता है।
और ऐतिहासिक आधार पर निर्मित सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि ऐतिहासिक आधार पर जिन सामाजिक संस्थाओं का गठन हुआ है, सामाजिक अंगों का गठन हुआ है, उन सामाजिक संस्थाओं के द्वारा इस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाता है। तो वर्ग की जो स्वतंत्रता है वह प्राकृतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों की देन है। विभिन्न विचारक जो हैं वो स्वतंत्रता को प्राकृतिक मानते हैं, उनका ये कहना है कि स्वतंत्रता प्राकृतिक है, लेकिन वर्ग का मानना है कि स्वतंत्रता सामाजिक है। यह समाज की देन होती है, यह समाज की देन होती है। समाज में रहकर ही व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करता है, या राज्य में रहकर व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करता है, वह स्वतंत्रता का उपभोग करता है। इसलिए जो स्वतंत्रता है वह सामाजिक है, प्राकृतिक नहीं है। आइए अब देखते हैं समानता संबंधी विचार। समानता, वर्ग की समानता पर क्या विचार है? वर्ग का समानता पर क्या विचार है? वर्ग समानता की धारणा में बहुत विश्वास नहीं करते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समानता के आधार पर स्वतंत्रता का उपयोग करने का अधिकारी नहीं है, वरन अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार स्वतंत्रता का उपभोग करने का अधिकारी है। वर्ग समानता की धारणा में विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समानता के आधार पर स्वतंत्रता का उपयोग करने का अधिकारी नहीं, वरन अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार स्वतंत्रता का उपयोग करने का अधिकारी है। यानी वर्ग कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति समानता के आधार पर, यानी कि सभी व्यक्ति समान हैं, इस आधार पर वो अपनी स्वतंत्रता को उपभोग नहीं कर सकते, बल्कि स्वतंत्रता का उपभोग इस आधार पर कर सकते हैं। किस आधार पर? सामाजिक स्थिति के आधार पर कर सकते हैं। तो इस तरह से वर्ग जो होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं अपने पर शासन करने के अधिकार के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसा कि लोकतंत्र जनता का शासन है और जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करती है, यह वर्ग कदापि स्वीकार नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं पर शासन करे। वह कहते हैं कि समाज निर्माण में सबकी सहमति हो सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिन्होंने सहमति दी थी वे सब समान थे। समाज निर्माण में यानी कि समाज की रचना करने में लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन्होंने समाज का निर्माण किया है वह सभी लोग समान थे। जिन्होंने समाज का निर्माण किया है वह सभी लोग समान थे, वह सभी लोग समान नहीं हो सकते हैं। वर्ग कहते हैं कि समान सहमति के बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक उत्तरदायित्व तो अलग अलग होता है। यानी कि जो लोग समान हैं, सारे व्यक्ति समान हैं, तो समान होने के बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व तो अलग अलग होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हम समान नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को समान नहीं कर सकते हैं। जैसे हम एक श्रमिक और विद्वान को समान नहीं बना सकते हैं, एक श्रमिक एक विद्वान को हम समान नहीं बना सकते हैं। दोनों की भूमिका अलग अलग है। समाज निर्माण में दोनों की भूमिका अलग अलग है। विद्वान यदि समाज का दशा और दिशा निर्धारित करता है, तो श्रमिक जो होता है वो उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोनों का योगदान अलग अलग है, हम दोनों को समान नहीं मान सकते हैं। हम श्रमिक को, मजदूर को और विद्वान को समान नहीं मान सकते हैं। वर्ग कहते हैं कि एक श्रमिक और एक विद्वानों में सहमति होने के बावजूद उनके मूल्यों में अंतर होता है, उनके दृष्टिकोण में अंतर होता है। और इस तरह से वर्ग के अनुसार व्यक्ति साम्य का सिद्धांत एक उचित सिद्धांत नहीं है। यानी कि व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत एक उचित सिद्धांत नहीं है। हम सबको समान मान लें, प्रधानमंत्री को और मजदूर को समान मान लें, प्रेसिडेंट को और एक लेबर को हम समान मान लें, तो इस तरह से यह समानता का सिद्धांत नहीं है। यह समानता का सिद्धांत नहीं है। समानता का सिद्धांत क्या है? अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार कार्य करना, सामाजिक स्थिति के अनुसार पद, प्रतिष्ठा और लाभ प्राप्त करना, यही समानता है। वर्ग जिस तरह से प्राकृतिक स्वतंत्रता में नहीं विश्वास करते हैं, उसी तरह से यह प्राकृतिक समानता में विश्वास नहीं करते हैं। आइए अब देखते हैं वर्ग के अधिकार संबंधी धारणा। समाज, राज्य और शासन, स्वतंत्रता, समानता। चौथा है अधिकार। वर्ग का अधिकारों के बारे में क्या कहना है? अधिकार संबंधी धारणा। अधिकारों के संबंध में वर्ग ने लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना की है। जिस तरह से लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है और वह प्राकृतिक अधिकारों को महत्वपूर्ण मानता है, जैसे लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताए हैं। एक जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार। 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन लॉक ने किया है। वर्ग इसकी आलोचना करते हैं, वह प्राकृतिक अधिकारों का आलोचना करते हैं। उनका यह मानना है कि व्यक्ति के केवल वे ही अधिकार माने जा सकते हैं जो समाज उनको कानूनों के माध्यम से प्रदान करता है।
अधिकार कौन सा है, कौन प्रदान करता है? समाज प्रदान करता है। किसके द्वारा प्रदान करता है? कानूनों के द्वारा प्रदान करता है। कानूनों के द्वारा जब समाज किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है तो वही अधिकार मान्य होते हैं, वही अधिकार मान्य होते हैं। बर्क का कहना है कि प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करना राज्य में अराजकता उत्पन्न करना है। यानी कि सबको हम स्वतंत्रता प्रदान कर दें, सबको हम समानता प्रदान कर दें, सबको हम अधिकार प्रदान कर दें, समान अधिकार प्रदान कर दें, तो इससे समाज में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। बर्क ने अधिकारों को कानून जन्य माना है, समाज जन्य माना है। वह कहते हैं कि अधिकार समाज में आने के बाद मिलते हैं। समाज में आने के, जब व्यक्ति समाज का सदस्य बनता है, जब राज्य का सदस्य बनता है, तभी उसको अधिकार प्राप्त होते हैं और वही अधिकार उसको मिलते हैं जो सबके लिए समान हो। वही अधिकार उसको मिलते हैं जिससे कि दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण न किया जा सके, उल्लंघन न किया जा सके। तो इस तरह से बर्क जो होते हैं वह दार्शनिक दृष्टिकोण से इसका समर्थन करते हैं। तो इस तरह से दार्शनिक दृष्टिकोण से भले ही हम इसका समर्थन कर दें, यानी कि दार्शनिक दृष्टिकोण से भले ही हम प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन कर दें, परंतु राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से ये अस्तित्वहीन है, क्योंकि अधिकार प्रकृति जन्य नहीं होते हैं, समाज जन्य होते हैं। अधिकार प्रकृति जन्य नहीं होते हैं, प्रकृति के द्वारा अधिकार नहीं मिलते हैं, बल्कि समाज के द्वारा अधिकार मिलते हैं। समाज ही हमको यह बताता है कौन से कार्य हमें करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो जो अधिकार होते हैं वह समाज के द्वारा ही मिलते हैं। तो अधिकार समाज के द्वारा प्रदान किया गया एक सुविधा है, एक सुविधाएं हैं, और इसका उपभोग हमें समाज में रहकर ही करना चाहिए। सामाजिक सीमाओं को ध्यान में रखकर ही हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। इन अधिकारों का चरित्र समाज निरपेक्ष नहीं होता है, बल्कि समाज सापेक्ष होता है। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों को संपूर्ण समाज के हितों के अनुसार सीमित रखा जाना चाहिए। यानी कि व्यक्ति के जो व्यक्तिगत अधिकार हैं वह सामाजिक अधिकारों के अनुसार सीमित रखा जाना चाहिए, समाज के हितों के अनुसार सीमित रखा जाना चाहिए। बर्क दो प्रकार की अधिकारों की चर्चा करते हैं, एक नागरिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार। बर्क दो प्रकार के अधिकार बताते हैं, एक नागरिक अधिकार जो नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं, नागरिक अधिकार, और दूसरा राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, दो प्रकार के अधिकारों का वर्णन बर्क करते हैं। बर्क कहते हैं कि नागरिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, और इसलिए राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति नागरिक अधिकारों को समान रूप से उपयोग कर सके। जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति नागरिक अधिकारों को समान रूप से उपयोग कर सके। परंतु राजनीतिक अधिकारों को बर्क बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और इसलिए समानता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। वह कहते हैं कि राजनीतिक अधिकार समानता के आधार पर सभी व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए। बर्क इस बात का विरोध करते हैं क्योंकि उनको डर है कि अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में यदि ये अधिकार चले गए तो उससे समाज और राज्य के हित होने के बजाय अहित ही होगा। यानी कि अधिकार जो हैं यदि अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में चले गए तो इससे समाज का भला नहीं होगा, राज्य का भला नहीं होगा, बल्कि अहित ही होगा। इसलिए बर्क यह कहते हैं कि अधिकारों में अस्थायित्व नहीं होना चाहिए। इसलिए बर्क यह कहते हैं कि अधिकारों में अस्थायित्व नहीं होना चाहिए, वरन परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन और संशोधन होते रहना चाहिए, जिससे कि वह अधिकार जो हों समयानुकूल बने रहें और उपयोगी बने रहें। तो इस तरह से वह अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हुए कहते हैं कि अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए, लेकिन सिर्फ योग्य व्यक्तियों को ही प्राप्त होने चाहिए। यदि राजनीतिक अधिकार केवल योग्य व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि राजनीतिक अधिकार यदि अयोग्य लोगों के हाथ में चला जाएगा तो राज्य और समाज में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। आइए अब देखते हैं बर्क के संविधान संबंधी विचार, प्रतिनिधित्व के बारे में बर्क का विचार, राजनीतिक दल और क्रांति संबंधी विचार। तो संविधान संबंधी विचार पर चलते हैं। पहले बर्क ने दीर्घकाल में स्थापित एवं विकसित संविधान की सराहना की है। वह चूंकि बर्क रूढ़िवादी थे, परंपरावादी थे, वह परंपराओं को बनाए रखना चाहते थे। तो वह यह चाहते थे कि जो इतिहास में या अतीत में जो संविधान की स्थापना की गई है, संस्थाओं की स्थापना की गई है, वह संस्थाएं बना रहें।
यानी कि बर्क ने दीर्घ काल में स्थापित एवं विकसित संविधान की सराहना की है, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि इतिहास ईश्वर की इच्छा का संपादन है। क्योंकि उनकी मान्यता थी कि इतिहास ईश्वर की इच्छा का संपादन है, उसमें समाज के विकास की दृष्टि में हमें ईश्वरीय सत्ता दिखाई देती है। यानी कि सामाजिक विकास की दृष्टि में उसमें उस संविधान में ईश्वरीय सत्ता दिखाई देती है। इसलिए परंपरागत संस्थाओं का संरक्षण केवल उपयोगिता के आधार पर ही नहीं बल्कि श्रद्धा के आधार पर ही किया जाना चाहिए। यानी कि जो परंपरागत संस्थाएं हैं वह हमें केवल इतिहास के आधार पर नहीं या उपयोगिता के आधार पर ही नहीं बल्कि हमें उसमें अपनी श्रद्धा भी प्रकट करनी चाहिए। श्रद्धा के आधार पर परंपराओं का में पालन करना चाहिए, पारंपरिक संस्थाओं का पालन करना चाहिए। इस दृष्टि से बर्ग ब्रिटिश संविधान का प्रशंसक थे। इस ब्रिटिश संविधान के बारे में उनका कहना था कि हमारा संविधान एक प्रयोग सिद्ध और परंपरागत संविधान है। यह एक ऐसा संविधान है जिनकी एकमात्र सत्ता उसका अतीतकालीन एवं ऐतिहासिक होना है। आपका राज्य, आपके लॉर्ड, आपके न्यायाधीश, आपके छोटे बड़े जूरी सभी परंपरागत हैं। चिर योगाधिकार समस्त अधिकारों में महत्वपूर्ण है। यह बात केवल संपत्ति के संबंध में ही नहीं बल्कि शासन के संबंध में भी सही है। तो इस प्रकार बर्क धार्मिक निष्ठा और उपयोगिता के आधार पर परंपरागत और प्रयोग सिद्ध संविधान का समर्थन करते हैं, जिसका प्रादुर्भाव किसी आवेश के कारण नहीं होता है बल्कि एक लंबे ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है। लंबे ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप ही उन संस्थाओं का प्रादुर्भाव होता है। इस आधार पर बर्क ने जाज तिथि द्वारा संवैधानिक परंपराओं के उल्लंघन के प्रयास का विरोध किया, तो दूसरी ओर उग्रवादियों द्वारा मताधिकार को विस्तृत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रस्तावों का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कटु आलोचना की और जो परंपरागत संविधान है उस परंपरागत संविधान का उल्लंघन करने के लिए जाति की उसने कटु आलोचना की। उनका कहना है कि हमारे मिश्रित संविधान की संपूर्ण योजना ऐसी है। उनका कहना था कि हमारे मिश्रित संविधान की संपूर्ण योजना ऐसा है कि उसका कोई भी सिद्धांत सीमा के बाहर नहीं जाता है। हमारे मिश्रित संविधान की संपूर्ण योजना ऐसी है कि उसका कोई सिद्धांत सीमा के बाहर नहीं जाता। विरोध और संतुलन की पद्धति के माध्यम से काम करते हुए उसका प्रत्येक भाग अपने ध्येय पूर्ति करता हुआ दूसरे भागों पर नियंत्रण रखता है। तो इस तरह से बर्क अपने परंपरागत संविधान का, परंपरागत कानूनों को बनाए रखने में पक्षधर होते हैं। वह ऐतिहासिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्षधर होते हैं। वह परंपराओं में निष्ठा रखते हैं, परंपरागत कानूनों में निष्ठा रखते हैं, ब्रिटिश कानून में निष्ठा रखते हैं, क्योंकि ब्रिटिश कानून अभिशमय और परंपराओं की ही देन होती है। तो वह कहते हैं कि इन कानूनों को बदला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह कानून हमारे ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है कि किसी संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा अचानक संविधान का निर्माण नहीं कर दिया गया, बल्कि एक लंबे विकास के परिणाम स्वरूप ही हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से बर्क ऐतिहासिक और पारंपरिक संविधानों में समर्थन करते हैं, ऐतिहासिक और पारंपरिक संविधानों में अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं। आइए देखते हैं अब बर्क के प्रतिनिधित्व संबंधी विचार। बर्क लोकप्रिय प्रतिनिधित्व की धारणा को स्वीकार नहीं करते हैं। लोकप्रिय प्रतिनिधित्व की धारणा को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि वह स्वीकार नहीं करते हैं कि शासन में सबका प्रतिनिधित्व हो जाए, यह स्वीकार नहीं करते हैं। उसके अनुसार, बर्क के अनुसार, प्रतिनिधित्व का अर्थ यह कदापि नहीं होता है कि जनता के अधिकांश भाग को प्रतिनिधियों के निर्वाचन करने का अधिकार प्राप्त हो। जनता के अधिकांश भाग को प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार प्राप्त हो। बर्क कहते हैं कि परिपक्व लोकमत में संख्या संबंधी बहुमत को कोई महत्व और स्थान प्राप्त नहीं होता है। बर्क कहते हैं कि परिपक्व लोकमत में, यानी कि जो लोकमत होता है उसमें संख्या संबंधी बहुमत को कोई महत्व और स्थान नहीं प्राप्त होता है। यानी कि जिनकी संख्या हो उन संख्या संबंधी बहुमत को कोई महत्व प्रदान नहीं किया जाता है, बर्क कहते हैं कि परिपक्व लोकमत में संख्या संबंधी बहुमत को कोई महत्व एवं स्थान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए लोकप्रिय प्रतिनिधित्व की धारणा को अस्वीकार करते हुए वह कहते हैं कि वास्तविक प्रतिनिधित्व
वास्तविक प्रतिनिधित्व वह है जिसमें जनता के हितों का साम्य हो, जनता के हितों की साम्यता हो, तथा उन लोगों में जो जनता के बीच में उन लोगों में जो जनता के बीच में जनता के नाम पर कार्य करते हैं, भावों और इच्छाओं की एकानुभूति हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व संस्था का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उसके संसदीय शासन का विचार बहुमत पर नहीं बल्कि सार्वजनिक हित पर आधारित है। वर्ग के शासन का विचार बहुमत पर आधारित नहीं है बल्कि सार्वजनिक हित पर आधारित है, सार्वजनिक हित की भावना से प्रेरित है और इसी आधार पर उसने संसद के सदस्यों को अपने निर्वाचकों के मतों से स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन किया और इसी आधार पर उसने संसद सदस्यों को अपने निर्वाचकों के मतों से स्वतंत्रता का सिद्धांत का समर्थन किया। उनका कहना था कि जब प्रतिनिधि एक बार निर्वाचित हो जाता है, वर्ग का कहना था कि जब प्रतिनिधि एक बार निर्वाचित हो जाता है तो वह संपूर्ण राष्ट्र और साम्राज्य के हितों के प्रति उत्तरदायी होता है। उसका यह अधिकार होता है कि अपने विवेक का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करे, चाहे वह उसके निर्वाचकों की इच्छा के प्रतिकूल ही क्यों न हो। वह उसको अपने अनुसार, अपने विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए। राजनीतिक दल संबंधी विचार। बर्क ने सबसे पहले राजनीतिक दल की परिभाषा दी। बर्क प्रथम विद्वान था जिसने परिभाषा दी है। किसकी? राजनीतिक दल की। बर्क सबसे पहले राजनीतिक दलों की परिभाषा दिया है। बर्क संसदीय शासन के लिए राजनीतिक दल को स्वीकार करता है। संसदीय शासन के लिए वह दल के महत्ता को स्वीकार करता है, दलों को अनिवार्य मानता है। वह कहता है कि राजनीतिक दल अनिवार्य होने चाहिए संसदीय शासन व्यवस्था के लिए। उसने राजनीतिक दलों की परिभाषा करते हुए कहा है कि दल उन व्यक्तियों का एक समुदाय है जो अपने संयुक्त प्रयत्नों से किसी विशिष्ट सिद्धांत पर एकमत होकर राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का कार्य करते हैं, राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से बर्क ने राजनीतिक दल के संबंध में सबसे पहली परिभाषा प्रस्तुत की है। बर्क कहता है कि किसी भी गंभीर राजनेता को स्वस्थ सार्वजनिक नीति के बारे में आवश्यक विचार रखने चाहिए और यदि वह उत्तरदायी है तो उसको विश्वास दिलाना चाहिए कि वह अपनी नीति को प्रभावी बनाएगा और ऐसा करने के लिए उपाय खोजेगा। उसे अपने समान मत रखने वाले ऐसे लोगों के साथ कार्य करना चाहिए जो उनके साथ एक इकाई के रूप में रहना पसंद करते हों, और उनको ऐसे लोगों के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए जिनकी विचारधारा भिन्न हो, जिनके सिद्धांत उस पार्टी से अलग हो। तो इस तरह से वह कहता है कि राजनीतिक दलों को अपने समान विचार रखने वाले लोगों के साथ काम करने चाहिए, विभिन्न विरोधी विचार रखने वाले लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए। तो बर्क संसदीय शासन को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है। संसदीय शासन को समझने के लिए और उसके संचालन के लिए राजनीतिक दल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो बर्क राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार करता है और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मानता है। आइए देखते हैं बर्क के क्रांति संबंधी विचार। जैसा कि बर्क ने अपने क्रांति संबंधी विचारों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस में किया है। रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, जो 1790 में उसने पब्लिश की है। इसी में उसने अपने क्रांति संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है। बर्क इसमें लिखता है कि फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा परंपरागत राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे उन्होंने परंपरागत संस्थाओं को नष्ट कर दिया गया, परंपरागत संस्थाओं को नष्ट कर दिया, धार्मिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया, राजनीतिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया और सामाजिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया। और इससे बर्क के हृदय को गहरा धक्का लगता है। यही नहीं, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव इंग्लैंड पर भी पहुंच गया।
फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव यही नहीं, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ने लगा। अतः इंग्लैंड की परंपरागत संरचनाओं की इंग्लैंड की परंपरागत संरचनाओं की रक्षा करने के लिए बर्क क्रांति का विरोध करने लगे। बर्क ने क्रांति का विरोध क्यों किए? क्योंकि यह परंपरागत संस्थाओं की रक्षा करना चाहते थे, यह किसी प्रकार का अचानक परिवर्तन नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं है कि यह परिवर्तन विरोधी थे, यह परिवर्तन चाहते थे, परंतु धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध करना शुरू कर दिया। अपने अनुदारवादी विचारों के कारण बर्क ने फ्रांसीसी राजक्रांति की स्वतंत्रता के नारे को स्वच्छंदता का रूप दिया। अपने अनुदारवादी विचारों के कारण बर्क ने फ्रांसीसी राजक्रांति के स्वतंत्रता के नारे को स्वच्छंदता का रूप दिया। और उनका कहना था कि क्रांति हर ऐसी वस्तु को नष्ट कर रही है जिससे स्वतंत्रता की उत्पत्ति और विकास होता है। जो क्रांति हो रही है, क्रांति हर ऐसी वस्तु को नष्ट कर रही है जिससे स्वतंत्रता का विकास होता है, स्वतंत्रता की उत्पत्ति होती है। स्वतंत्रता कोई अचानक उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि यह सदियों सामाजिक विकास का परिणाम है। बर्क ने फ्रांसीसी स्वतंत्रता के नारे का न केवल विरोध किया, बल्कि उससे प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता पद्धति का भी उसने विरोध किया है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व यह बर्क प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन इसके साधन में वह विश्वास नहीं करना चाहते थे। उन्होंने साधन में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए गए थे, उन्होंने अपनाए जाने वाले साधन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से भी ये सब प्राप्त कर सकते हैं, अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से भी हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मुद्दे को या लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनका यह कहना था कि ये जो स्वतंत्रता है, जिस तरह से तो स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं क्रांतिकारी साधनों के माध्यम से, यह बहुत ही घातक होगा और इससे प्रजातंत्र की स्थापना होने के बजाय अधिनायक तंत्र ही स्थापित होगा। इससे प्रजातंत्र स्थापित नहीं होगा, बल्कि अधिनायक तंत्र की स्थापना होगी। इसीलिए बर्क फ्रांसीसी क्रांति का विरोध करते थे। बर्क फ्रांसीसी क्रांति का इतना विरोध करते थे, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को हिंसक, डाकू, दुष्ट और आचरणहीन तक घोषित कर दिया। बर्क फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को दुष्ट, हिंसक और आचरणहीन तक घोषित कर दिए। तो इस तरह से बर्क के क्रांति संबंधी विचारों से यह स्पष्ट होता है कि वह क्रांति के घोर विरोधी नहीं थे, बल्कि वह यह नहीं चाहते थे कि प्राचीन व्यवस्था को समूल नाश कर दिया जाए, प्राचीन व्यवस्था को समूल नष्ट कर दिया जाए और प्राचीन व्यवस्था को नष्ट करके एक नई व्यवस्था की स्थापना किया जाए। वह यह चाहते थे कि इतिहास जो है वह मनुष्यों के अनुभवों की निधि है। इतिहास मनुष्यों के अनुभवों की निधि है जो उनके वर्तमान जीवन को समृद्ध बनाती है और निरंतरता को जारी रखते हुए अब भविष्य से उसका संबंध को जोड़ती है। तो बर्क के अनुसार अतीत में कटा हुआ समाज एक आधारहीन समाज होता है जो अपने अतीत को भुला देता है, अपने अतीत को नष्ट कर देता है। वह समाज एक आधारहीन समाज होता है। फ्रांसीसी राजक्रांति ऐसे ही समाज की रचना करने में संलग्न थी और इसलिए अतीत का उपासक होने के कारण उसका विरोध करना बर्क ने अपना परम कर्तव्य समझा। इसी आधार पर बर्क ने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया, क्योंकि वह अतीतकालीन संस्थाओं को बनाए रखना चाहते थे। बर्क को हम आधुनिक अनुदारवाद का पैगंबर भी कहते थे, क्योंकि बर्क एक अनुदारवादी विचारक थे। बर्क एक अनुदारवादी विचारक होते हैं, इसलिए अनुदारवादी विचारक होने के कारण उनको आधुनिक अनुदारवाद का पैगंबर कहा जाता है। इस तरह से बर्क एक परंपरावादी, अनुदारवादी, रूढ़िवादी विचारक होने के कारण वह अतीतकालीन संस्थाओं को बनाए रखना चाहते थे, क्रांति में विश्वास नहीं करना चाहते थे। और लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वह परिवर्तन के विरोधी थे, वह परिवर्तन में विश्वास करते थे, लेकिन धीरे धीरे शनय शनय प्रगति में विश्वास करते थे। बर्क ने संसदीय शासन व्यवस्था के लिए राजनीतिक दलों को अनिवार्य माना और बर्क ने सबसे पहले ही राजनीतिक दलों की सर्वसम्मत परिभाषा दी है। प्रतिनिधित्व के संबंध में उनका कहना था कि प्रतिनिधित्व जो होता है वह बहुसंख्यक
वर्ग के द्वारा खुले आम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो जनता के द्वारा मनमाना प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए, प्रतिनिधियों के निर्वाचन का मनमाना अधिकार नहीं देना चाहिए, बल्कि जनता को विवेकपूर्ण प्रतिनिधित्व का अधिकार देना चाहिए। तो बर्क राज्य, सरकार और समाज में किसी प्रकार का अंतर नहीं करना चाहते थे। तो बर्क के आलोचकों का ये कहना है कि बर्क एक कुलीन तंत्रीय थे, वह कुलीन तंत्र का शासन चाहते थे। बर्क संविधान प्रगति के विरोधी थे, बर्क परिवर्तन के विरोधी थे। लेकिन ये सब जो बर्क के ऊपर जो आलोचनाएं की जाती हैं, ये सारी आलोचनाएं निराधार प्रकट होती हैं, क्योंकि बर्क अतीतकालीन संस्थाओं को रखते हुए, परंपराओं को बनाते हुए प्रगति और विकास चाहते थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बर्क से आगे ले चलूँगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।